नमस्कार। मैं सुरेंद्र कौशिक पॉलिटी बाई कौशिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने कुछ वीडियोस के माध्यम से मैं राजनीति की आधारभूत जानकारियां आपको दे रहा हूं और उसमें आज सबसे महत्वपूर्ण डिस्कशन होगा वो कार्यपालिका को लेकर होगा, एग्जीक्यूटिव को लेकर होगा। पिछले वीडियो में हमने विधायिका के और विधानमंडल के बारे में बताया था कि वो क्या कार्य करती है। हम अपने संविधान पर आएंगे और फैक्ट्स भी पढ़ेंगे कि कौन सा सदन कौन सा कार्य करता है, कार्यपालिका की क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना है कि कार्यपालिका क्या क्या कार्य करती है और वो कहाँ पर है। मित्रों, सरकार के बारे में, सरकार की इच्छाओं को कार्य रूप देने के लिए कार्यपालिका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जो भी आधुनिक समय में आप देश में सरकार देखते हैं वह कार्यपालिका ही है। सामान्य तौर पर सभी सरकारी कर्मचारी जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्य रूप देते हैं वो कार्यपालिका के हिस्से हैं। लेकिन आधुनिक समय में अगर कहीं पर प्रश्न आते हैं तो आपको कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को ही बताना है। सामान्य तौर पर सभी सरकारी कर्मचारी कार्यपालिका के हिस्से हैं, लेकिन मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ही कार्यपालिका कही जाएगी। कार्यपालिका जैसे इसके नाम से ही विदित है कि कार्य करती है, तो सामान्य तौर पर एक कार्य तो सिंपल है कि वह देश के बनाए कानूनों को लागू करती है। लेकिन और ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट कार्य हैं जो वो कार्यपालिका करती है, इसको समझने की भी आवश्यकता है। मित्रों, देश की कार्यपालिका पहला कार्य कानून बनाने का कार्य करती है। दूसरा कार्य है वह विदेश नीति का निर्धारण करती है, यानी जो देश का प्रधानमंत्री है वो अपनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से वैदेशिक नीति को निर्धारित करता है, संचालित करता है। किस प्रकार किस दूसरे देशों से किस प्रकार संबंध स्थापित किए जाएंगे, किस प्रकार अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हुए, अपने राष्ट्रीय हित को बनाए रखते हुए दूसरे देशों से संबंध स्थापित किए जाएंगे, यह कार्यपालिका का महत्वपूर्ण कार्य है। जैसा कि आपको पता है कि भारत की वैदेशिक नीति कुछ निश्चित सिद्धांतों पर कार्य कर रही है, जैसे गुटनिरपेक्षता और पंचशील का सिद्धांत। इन आधारभूत सिद्धांतों को अपनाते हुए देश की कार्यपालिका अपने विदेशों से संबंध स्थापित करती है, अब दूसरे देशों में राजदूतों की नियुक्ति करती है, दूसरे देशों में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से और अपने मंत्रियों के माध्यम से संबंध स्थापित करती है। तो विदेशों से वैदेशिक संबंध स्थापित करना, विदेश नीति का निर्धारण करना, कूटनीति का निर्धारण करना, ये सब कार्यपालिका का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरा कार्य जो सरकार करती है, कार्यपालिका करती है, वो है देश की संसद में विभिन्न कानूनों का निर्माण कराना। यानी जो देश की सरकार होगी, जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होगी, वो अपनी आधारभूत संवैधानिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए नए नए कानूनों की रूपरेखा संसद में प्रस्तुत करेगी और अपने अकॉर्डिंग कानूनों का निर्माण कराने का प्रयास करेगी। जैसा कि आपको पता है कि भारत और आजकल लगभग सभी देश लोक कल्याणकारी राज्य हैं, वेलफेयर स्टेट हैं, इसलिए सभी सरकारों का एक आधारभूत सिद्धांत जो है वो लोक कल्याण करना है। इसलिए कोई भी सरकार आए वो हमेशा ऐसे नीतियों को और कानूनों को पास कराएगी जो जनता के हित में हो। तो आपने ये समझने का प्रयास किया कि कार्यपालिका के कार्य कौन कौन से हैं। पहला कार्य है कानून निर्माण कराना, दूसरा कार्य है विदेशों से संबंध स्थापित करना, तीसरा कार्य है
संसद में विभिन्न नीतियों को रखना और उनके अनुसार विधिवत कानूनों की रूपरेखा तैयार करके उनको पास कराना। चौथा कार्य है सैनिक कार्यों का संचालन करना, यानी देश का प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में रक्षा मंत्री देश की सीमाओं का ध्यान रखते हैं। अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करना उनका प्राथमिक कार्य है। कार्यपालिका किसी देश पर वैदेशिक नीति फेल हो जाने पर कौन सा व्यवहार करना है, कौन सी सैनिक कार्रवाई करनी है, किसी सैनिक कार्रवाई का क्या जवाब देना है, ये सब कार्यपालिका के कार्य हैं। आप देखेंगे रक्षा मंत्री, जो कि मंत्रिपरिषद का एक अहम भाग है, वह सारे कार्यों को संचालित करता है। अगला कार्य जो कार्यपालिका का है वो है आर्थिक कार्यों का संचालन करना, यानी देश के सार्वजनिक वित्त पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं है। उस वित्त में से जब पैसा भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाएगा तो कार्यपालिका एक प्रस्ताव के माध्यम से, बजट प्रस्ताव के माध्यम से संसद में बजट को रखवाएगी और उसे पास कराएगी। बजट प्रस्तावों पर अपना सफाई देगी। तो मित्रों, जो सबसे अगला महत्वपूर्ण कार्य है वो है सार्वजनिक वित्त के संबंध में बजट पास कराना कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है। कार्यपालिका कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी करती है और ये नियुक्ति संबंधी कार्य उसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, विभिन्न राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। तो ये बहुत सारे नियुक्ति संबंधी कार्य भी कार्यपालिका के कार्य हैं। मित्रों, जो कार्यपालिका है देश की, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया होता है और राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का मुखिया होता है। मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रधानमंत्री देश की नीतियों को लागू करके आगामी रूपरेखाओं का निर्धारण करके देश का संचालन करता है। कार्यपालिका का अगला और महत्वपूर्ण कार्य है विभिन्न राजनीतिक दलों में समन्वय स्थापित रखना। आपको पता है कि चुनाव में किसी एक दल को ही बहुमत प्राप्त होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो कई सारे राजनीतिक दल मिलकर गठबंधन सरकार चलाते हैं और उनमें से भी कुछ व्यक्तियों को सरकार में स्थान देना पड़ता है, यानी मंत्रिमंडल में स्थान देना पड़ता है। तो उन सबको समन्वय बनाए रखते हुए सरकार कार्य किस प्रकार से करे, यानी गठबंधन सरकार की स्थिति में सभी राजनीतिक दलों को लेकर चलना भी कार्यपालिका का एक वर्तमान समय में कार्य बनता जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो सरकार अस्थिर होगी, सरकार अपने कार्यों को करने में अक्षम होगी, क्योंकि सदन में अगर बहुमत नहीं रहा तो सरकार एक अनस्टेबल गवर्नमेंट के रूप में कार्य करेगी। मित्रों, एक सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है कार्यपालिका का
और संसदीय शासन व्यवस्था में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, वह है विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहना। क्योंकि जनता द्वारा कार्यपालिका चुनी गई है, माफ़ कीजिएगा, जनता द्वारा विधायिका चुनी गई है और कार्यपालिका घनिष्ठ रूप से विधायिका से जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो संसदीय शासन व्यवस्था का जो प्राथमिक गुण है वो यहाँ लागू हो जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था का जो प्राथमिक गुण है वो कार्यपालिका का विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायी रहना है। यानी आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अपने निरंतर कार्यों को करती रहती है और वो स्वतंत्र है अपने कार्यों को करने के लिए, लेकिन उसे हमेशा जवाबदेह रहना पड़ता है विधायिका के लिए। डेली सदन की कार्रवाई में भाग लेना होता है। प्रधानमंत्री चाहे किसी दल का हो, चाहे गठबंधन सरकार हो, मंत्री चाहे किसी दल का हो, गठबंधन सरकार हो, वह विधायिका के प्रति सीधे तौर पर हमेशा उत्तरदायी रहता है। कोई भी मंत्री अपने कार्यों के लिए जवाबदेह व्यवस्थापिका के प्रति है, यानी उसे जो भी कार्य कर रहा है विपक्ष उससे अगले दिन विधानमंडल में प्रश्न पूछता है और उसका वहाँ उसे जवाब देना होता है। तो कार्यपालिका का निरंतर जवाबदेह रहना, निरंतर अपने कमर कसे रहना, अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी रहना, ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। मित्रों, देश को नेतृत्व प्रदान करना भी कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। देश का प्रधानमंत्री कार्यपालिका के केंद्र में होता है। जैसे चंद्रमा के चारों तरफ तारे होते हैं, ऐसे ही कार्यपालिका में प्रधानमंत्री केंद्र में होता है। सारा प्रशासन, सारा शासन उसके इर्द गिर्द घूमता है। वो सभी में प्रथम है, सर्वाधिक शक्तिशाली है, यानी देश को नेतृत्व करता है, विदेशों से संबंध स्थापित करता है। कार्यपालिका का मुखिया होने के नाते देश को नेतृत्व प्रदान करता है। विभिन्न देशों से आए हुए राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करता है। विभिन्न देशों में अपने देश की नीतियों को पहुंचाने का कार्य करता है। यानी देश को नेतृत्व प्रदान करना कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है। एक अगला महत्वपूर्ण कार्य है देश के संबंध में विचार विमर्श करना। यानी कार्यपालिका विभिन्न मंत्रिमंडल बैठकों के माध्यम से देश की नीतियों के संबंध में विचार विमर्श करती है। विधानमंडल में अपने दल की नीतियों अनुसार जनता के हित में आगामी नीतियों का निर्धारण करते हुए विचार विमर्श करती है। तो विचार विमर्श करना, देश के बारे में नीतियों का निर्धारण करने के लिए आधारभूत डिस्कशन करना भी कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मित्रों, कार्यपालिका के बारे में हमने बहुत सारे कार्यों को जाना और हम ये समझने का प्रयास किए कि किस प्रकार कार्यपालिका अपने कार्यों को संचालित करती है। आपको साधारण तौर पर यह समझना है कि कार्यपालिका का अर्थ है जो देश की विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को देश में लागू करवाती है, प्रशासन का नेतृत्व करती है, नीतियों का निर्धारण करती है, वैदेशिक नीति संबंध स्थापित करती है, राष्ट्र का बजट निर्माण करती है, महत्वपूर्ण नियुक्तियां करती है, देश का नेतृत्व करती है, राष्ट्रीय संकट के समय देश की रक्षा करती है,
कूटनीति का निर्धारण करती है, विदेशों में अपने राजदूतों का नियुक्ति करती है, किसी संकट काल में फंसे हुए देश के वासियों को वहाँ से वापस लाती है। देश के प्रत्येक पहलू पर जो कार्य कर रही है वो देश की कार्यपालिका है। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो देश की कार्यपालिका से अछूता है। और वर्तमान समय में संचार साधनों के विकास के कारण जनता सीधे तौर पर कार्यपालिका के संपर्क में आ गई है। पहले क्या होता था कि जो निश्चित क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं वो विभिन्न माध्यमों से संसद में अपनी बातों को उठाते थे, विधानमंडल में अपनी बातों को उठाते थे। लेकिन आजकल सोशल मीडिया और संचार माध्यमों के विकास से चीज़ें जनता की बहुत जल्दी सीधे कार्यपालिका तक पहुंचती हैं और वो उस पर तुरंत निर्णय लेती है। इसी कारण व्यवस्थापिकाओं की अवनति हुई है और कार्यपालिका शक्तिशाली होती जा रही है, जनता से सीधे तौर पर कनेक्ट हो रही है और निरंतर उसके कार्य बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि आधुनिक समय में जितनी कार्यपालिकाएं हैं वे सशक्त हो रही हैं। विभिन्न आप देखते हैं जैसे कोई इलेक्शन आ रहा है तो संचार माध्यम से सीधा प्रसारण होता है, जनता सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से जुड़ती है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों से जुड़ती है, तो कार्यपालिका बेहद शक्तिशाली होती जा रही है। और लोकतंत्र में जो आधुनिक लोकतंत्र हैं उसमें कार्यपालिका ने अपनी स्थितियों को बेहतर किया है। विधानमंडल की स्थिति थोड़ी कम हुई है और ये दोनों एक दूसरे से, विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वर्तमान समय में कार्यपालिका की स्थिति थोड़ी सी बेटर होती जा रही है। और इसे जब हम संवैधानिक प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे तो हम जब भारत की विधायिका को पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना है संसद कैसे काम करती है। कार्यपालिका को पढ़ेंगे तो हमें देखना है कि देश का प्रधानमंत्री कैसे कार्य करता है, मंत्रिपरिषद कैसे कार्य करता है। कार्यपालिका के कार्यों के संबंध में देखेंगे तो आप समझेंगे कि प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति कैसे करता है, राष्ट्रपति के माध्यम से कैसे नियुक्ति करवाता है, कैसे वो पूरे समूचे कार्यपालिका का केंद्र बिंदु होता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है। इस टॉपिक के माध्यम से हमने साधारण बातचीत में बेहद सरल शब्दों में यह समझने का प्रयास किया कि कार्यपालिका के कौन कौन से कार्य हैं। आगे हम जब भारतीय संविधान को पढ़ेंगे तो कार्यपालिका को जब आप समझ चुके होंगे तो इसकी शक्तियों और फैक्ट्स के बारे में हम जानकारी आपको देंगे। तब आपकी जो आपका समझने का लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद।